Good morning and welcome back to the third part of the chapter The Mughal Emperors। हम इसके 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अकबर ने और मुग़लों ने अपने रूट को मैनेज किया था और कैसे उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाओं को बनाया था। तो अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर के नोबल्स बहुत बड़ी आर्मी को कमांड करते थे और बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू को पैसों को इकट्ठा करते थे। वाइल दे वर लॉयल टू द एम्पायर फंक्शनड एफिशिएंटली, हालांकि वो लॉयल जो हमारा एम्पायर था उसके प्रति लॉयल थे, वफादार थे और फंक्शनड एफिशिएंटली और बहुत अच्छे से काम करते थे। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। तो बहुत सारे नोबल्स ने अपने खुद के इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिए जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं था। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। वीकेंड, ये वीकेंड सप्ताह वाला नहीं है, ये इसमें ई है, WEAK, तो वीकेंड मीन्स कमज़ोर कर दिया था। लेकिन उनके जो ओन सेल्फ इंटरेस्ट थे अपने खुद के स्वार्थ में, उनकी लॉयल्टी को, वफादारी को कमज़ोर कर दिया। और जब भी हमारा स्वार्थ आड़े आता है तो हमारी वफादारी कम हो जाती है। While Akbar was at Fatehpur Sikri, the 1570s, he started discussions on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests, who were Roman Catholics and Zoroastrians। तो जब 1570s में फतेहपुर सीकरी में था तो उसने धर्म गुरुओं से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे डिस्कशंस करने शुरू कर दिए। These discussions took place in the इबादत खाना, और ये डिस्कशंस इबादत खाना में होते थे। He was interested in the religion and social customs of different people। उसे रिलीजन में इंटरेस्ट हो गया था और अलग अलग लोगों के सामाजिक व्यवस्थाओं में, कस्टम्स में, परंपराओं में दिलचस्पी जाग गई थी। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots। और जब उसने अलग अलग धर्म, अलग अलग विश्वास के लोगों से बातचीत की तो उसने पाया कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो एम्फेसाइज रिचुअल एंड डॉगमा बर ऑफन बाइगॉट्स। तो जो बड़े बड़े रिचुअल्स पे, परंपराओं पे, रीति रिवाजों पर विश्वास देते हैं, दबाव देते हैं, वो वास्तव में दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो डॉगमा क्या होता है? डॉगमा इज अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव with the expectation that it would be followed without question। डॉगमा एक ऐसा सिद्धांत होता है, एक ऐसी बात होती है जिसको धार्मिक लोग जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं वो जारी करते हैं और सोचते हैं, ये आदेश करते हैं कि इसको बिना सोचे समझे मान लिया जाए। और बिगॉट कौन होता है? बिगॉट एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर। बिगॉट उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के धार्मिक या व्यक्तिगत विश्वासों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास, हमारा धर्म अच्छा है, बाकी सब के सब बुरे हैं, बेकार हैं और किसी में कुछ भी नहीं है। तो डॉगमा और बिगॉट्स ने, इन्होंने ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहर ढाया है और बर्बादी कराई है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, दिस पिक्चर जो है वो इबादत खाना की, जहाँ पर जो है मुग़ल एम्परर अकबर है वो अलग अलग धर्म के धर्मगुरुओं के साथ में बैठा हुआ है और उनके साथ में चर्चा कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है। और वो इस तरीके से डिस्कशंस करता था, इस तरीके से अपनी बातों का और आसपास के लोगों के साथ में, खासतौर से धर्मगुरुओं के साथ उसने पता किया कि डॉगमा और बाइगॉट दोनों ही बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। आप आगे देखिए। इसके बाद में अकबर ने क्या किया? लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस। और जब इन सब चीज़ उसने समझ लिया कि हम दूसरों की बातों को नहीं समझते हैं, दूसरों को बुरा मानते हैं, इसलिए सारी बुराई होती है, तो उसने अपने मन में एक नीति बनाई जिस नीति को कहते हैं सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस। मीन्स सबसे समझौता करके, सबकी बातों को स्वीकार करके हम यूनिवर्सल पीस स्थापित करेंगे। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज realm। realm मीन्स राज्य, क्षेत्र।
अकबर के राज्य में ये जो विश्वास था सुलह कुल, इसके मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों के विश्वासों पर चोट नहीं पड़ती थी और सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, सबका एक दूसरे को टॉलरेंस करते थे, बर्दाश्त करते थे। मीन्स किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। और इसी के चलते अकबर ने अपने राज्य में हर धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी और जजिया और जकात जैसे टैक्सेस को हटा दिया था। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, और बजाय अंधविश्वासों के, बजाय कट्टरता के, ये सिस्टम ऑफ एथिक्स, ये कुछ विशेष एथिक्स पर विश्वास करता था जो क्या थे? ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, ये तीनों जो थे वो इसके सिद्धांत थे जिनको लेकर ये उसने सुलह कुल की नीति को बनाया था। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल मीन्स हर किसी पर लागू होता था, ऐसा नहीं किसी एक पर लागू दूसरे पर नहीं होगा। अबुल फजल helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of सुलह कुल। अबुल फजल ने इस सुलह कुल के आइडिया को विजन ऑफ गवर्नेंस, सरकारी नीति में लाने के लिए पूरी की पूरी सहायता की थी। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल, और इस नीति को सुलह कुल की नीति जिसमें सबको समान रूप से अधिकार, समान रूप से सम्मान दिया गया था, इसको शाहजहां और जहांगीर ने तो फॉलो किया था, लेकिन उनके आगे के जो किंग हुए थे, एम्पर हुए थे, उन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया था। सुलह कुल क्या कहते हैं? जहांगीर अकबर सन described his father's policy of सुलह कुल in the following words। जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसने इन शब्दों में इस नीति को डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है। As in the wide expanse of the divine compassion, there is room for all classes and the followers of all creeds। जिस तरीके से इस डिवाइन कंपैशन, एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन, जिस तरह से ईश्वर के इस विशाल, इस अनंत ब्रह्मांड में हर तरह के लोगों के लिए और हर तरह के जीवों के लिए, ऑल क्रीड्स, सबके लिए कंपैशन है, रूम है, स्पेस है, जगह है, मीन्स सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। सो इन हिज imperial dominions which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs, good and bad, and the road to intolerance was closed। जिस प्रकार से ईश्वर के इस अनंत ब्रह्मांड में हर तरह के जीवों को रहने का, अपनी बात को रखने का और स्वतंत्र होकर खुश होने का स्थान है, जगह है, उसी तरीके से उसका जो राज्य है जो सिर्फ समुद्री सीमाओं से घिरा, अर्थात पूरे भारतवर्ष में जो समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है राज्य उसका, उस राज्य में हर किसी के धर्म को, धर्म वाले को, हर अच्छे और बुरे को, हर तरह के व्यक्तियों को अपने हिसाब से रहने का, अपने हिसाब जीवन जीने का अधिकार है। और जो रोड टू इंटॉलरेंस है वो सबके लिए बंद है, यानी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी के विश्वास पर चोट नहीं कर सकता। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। सुन्नी और शिया जो हैं ये मुस्लिम्स के टू पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं और दोनों ही अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, लेकिन इनके रूल में, राज्य में दोनों ही एक साथ मिलकर एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और क्रिश्चियंस और ज्यूज ये दोनों एक ही चर्च में जाकर प्रेयर करते थे। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, सुलह कुल, और उसने हमेशा कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, बहुत ही मजबूती के साथ इस नीति का पालन किया, इस नीति को फॉलो किया। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, 17th सेंचुरी उसके बाद मुगल एम्पायर में क्या हुआ? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। मुगलों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और मिलिट्री एफिशिएंसी थी, उसने देश को बहुत ही ऊंचाइयों तक आर्थिक और व्यापारिक रूप से मजबूत किया था। इंटरनेशनल ट्रैवल्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। फेबल्ड मीन्स कहानियों की। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे वो हमारे देश को फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ यानी कि कथा कहानियों का अमीर देश कहा करते थे। What these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। लेकिन ये उस एप्पल से परेशान थे
ये लोग उन गरीबी को भी बता दिखाते हैं जो कि इस अमीरी के साथ देश में फैली हुई थी। द इनइक्वलिटीज वर ग्लेरिंग, असमानताएं ग्लेरिंग मीन्स दिखाई पड़ रही थी, फैल रही थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total of 8000। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि शाहजहां के 20वें साल में जो डॉक्यूमेंट लिखे गए थे उनमें जो 445 ही टोटल नंबर मनसबदार थे जो कि हाईएस्ट रैंक पर थे, जबकि टोटल कितने 8000 मनसबदार थे जिसमें से सिर्फ 445 ही हायर पोस्ट पर थे। दिस स्मॉल नंबर, a mere 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। और ये जो 5.6% थे टोटल के, इनके पास ही 61.5% रेवेन्यू पहुंच जाता था और बाकी के बचे हुए रेवेन्यू में बाकी सारे से यानी कि 94% लोग अपना काम चलाते थे। इसका मतलब था उस समय भी जो है बहुत ही दिक्कत थी, कुछ लोग जो अमीर थे बहुत ही अमीर थे और बाकी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods। सैलरीज पर और सामान पर मुगल एम्परर और मनसबदार बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। तो अब उनके इस एक्सपेंडिचर ने क्या क्या बेनिफिटेड द आर्टिजन्स एंड पेजेंट्री, आर्टिजन्स कलाकारों को, जो दस्तकार थे, और पेजेंट्री उन दोनों को इससे फायदा हुआ। हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो कि महलों के लिए, मनसबदारों के लिए, किंग्स के लिए गुड्स और प्रोड्यूस चीज़ों को उनके यहाँ सप्लाई करते थे। वट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी किसान थे, द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स थे, इनके हाथ में पैसा बहुत कम बचा। द पोरेस्ट अमॉन्ग्स देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ होता है बहुत ही मुसीबत में रहना, खाने तक को लाले पड़ना। तो जो गरीब उनमें से थे वो हैंड टू माउथ थे, उनके पास खाने पीने तक को नहीं हो पाता था। एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, और वो एडिशनल रिसोर्सेज अपने साधनों में जैसे टूल्स में, सप्लाईज में, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो किसी भी तरीके से पैसा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनके पास जब खाने को ही नहीं तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। द वेल्थियर पीसेंट्री एंड आर्टिजनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उठाया वो किसने? मर्चेंट्स ने और बैंकर्स ने। और किसने? आर्टिजनल ग्रुप्स, जो बड़े लोग थे, अमीर थे, उन्होंने इसमें खूब लाभ कमाया, खूब पैसे कमाए और अमीर होकर रहे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाई द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जो एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज, मुगल एलाइट जो थे उनके पास बहुत सारा पैसा था और उस पैसे से जो है 17th सेंचुरी में बहुत ही अमीर और शक्तिशाली लोग बन गए थे। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, जैसे जैसे मुगल एम्परर की अथॉरिटी यानी ताकत कम होती चलेगी, डिक्लाइन मीन्स होता है कम होना, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। तो जो रीजन थे, जो क्षेत्र थे, एरियाज थे, वहाँ पर उनके जो सर्वेंट्स थे वो शक्तिशाली सरदार बन के उभरे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध, और उन्होंने हैदराबाद और अवध जैसे शक्तिशाली डायनेस्टीज का गठन किया, अपने लिए क्रिएशन कर लिया। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, हालांकि उन्होंने यही दिखावा किया कि हम भैया जो हैं मुगल एम्परर दिल्ली के क्या हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके नौकर हैं, उनके अंडर में हैं। But by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities। लेकिन 18th century में इन लोगों ने क्या किया? कंसोलिडेट कर दिया, क्रिएट कर लिया, अपने लिए इकट्ठा कर लिया देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। उन्होंने अपनी आपको आइडेंटिटी को इंडिपेंडेंट कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ओके, हियर एंड्स आवर चैप्टर। इफ यू हैव
got any problem regarding this chapter, you can directly call me or contact me. Thank you. Have a nice day for giving me time to understand this chapter. Thank you. Enjoy that.